जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग के अंदर आती हैं। एग्जैक्टली ज्योग्राफी के ऊपर बहुत पहले से, अगर हम बात करें तो एंशिएंट पीरियड से इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है वो वर्क करती है, लेकिन उसका कहीं कोई सही इतिहास नहीं मिलता। चाहे हम आर्यभट्ट की बात करें, चाहे हम बाराहमीर की बात करें, या और पहले चले जाएं 700 BC के आसपास महर्षि कणाद फर्स्ट ऐसे ठीक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, या अगर हम बात करें वो ज्योतिष आचार्य थे, जिन्होंने बताया था कि पूरी यूनिवर्स एक पार्टिकल से बनी है, और शायद उसी को आज हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल, कहीं ना कहीं ये माना जाता है। लेकिन आज की जो ज्योग्राफी है जो हमारे सामने, उसको पहली बार लिखने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो उसका नाम था टॉलमी, ठीक, भूगोल का वास्तविक जनक, जिसने भूगोल के ऊपर पहली बार किताबें लिखना शुरू करी। टॉलमी से ही जो भूगोल आया, वहीं से हमें पता चला कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करें। जियो एग्जैक्टली वर्ड जो है ग्राफी दो वर्ड से मिला है, फर्स्ट इज जियो एंड सेकंड इज ग्राफी। ग्राफी का मतलब ही होता है अध्ययन। हम किसी भी चीज की ग्राफी यानी कि स्टडी करते हैं तो उसको हम ग्राफी कहते हैं, ठीक। जैसे अगर अपन बात करें शरीर के अंदर का अध्ययन करना होता है हमको, जब बॉडी के अंदर की स्टडी होती है तो ठीक उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी होती है उनमें भी ग्राफी वर्ड होता है। एग्जाम्पल, ब्लड वेसल्स को करना है तो उसको एंजियोग्राफी कहा जाता है, ठीक। उसी से फिर हम एंजियोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। तो ऐसे ही जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसकी स्टडी को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। इस जियोग्राफी के कई सारे अलग अलग हमको जो है पैमाने मिलते हैं कि जियोग्राफी अलग अलग रूपों में हमको देखने को मिलती है, लेकिन उन अलग अलग रूपों में से कौन सी जियोग्राफी हमारे काम की है वो देखें। जैसे आज हम जियोग्राफी के बहुत सारे रूप जानते हैं, ठीक, उसका फाइनेंशियल यूज भी जानते हैं, ठीक, पॉपुलेशन की स्टडी भी हम जियोग्राफी में करते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी भी हम जियोग्राफी में करते हैं, ठीक, लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सब चीज़ें जो है वो जियोग्राफी में करते हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे सेक्टर हैं जिनको जियोग्राफी में हम ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें मेट्रोलॉजी एक ऐसा जियोग्राफी में फील्ड है जिसकी स्टडी सबसे ज़्यादा की जाती है, यानी कि मौसम विज्ञान। क्योंकि आज हमारे आसपास जो घट रहा है वो मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान से हमें पता चलता है कि क्या है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये आता है कि आखिर ये सब आया कहाँ से। जब भी दिमाग आता है कि ज्योग्राफी में ये सब जो हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी या अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, तो अर्थ आई कहाँ से, दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता है। तो और ये अर्थ जो है इस तरह से कैसे रोटेट हो रही है, किस तरह से इसमें रोटेशन हो रहा है, किस तरह से इसमें रिवॉल्यूशन हो रहा है, दोनों में, यानी कि घूम कैसे रही है और परिभ्रमण कैसे कर रही है। तो ये सब कुछ जो है इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई यूनिवर्स की, कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कोई एक पार्टिकल था जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसी पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स जुड़ते गए और एक लेवल तक वो जुड़े, और जुड़ने के बाद कोई भी चीज, जैसे अगर अपन बात करें बैलून लेने हो, अगर हम बैलून को फुलाना शुरू करें तो एक लेवल तक उसमें क्या बनेगी, हवा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो एक पार्टिकल था वो धीरे धीरे उसमें जब नए पार्टिकल्स जुड़ते गए तो उन नए पार्टिकल्स के जुड़ने के बाद एक समय ऐसा आया कि उसका मास इतना बढ़ गया कि वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद वो एक गैस के शेप में जो है पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में फैल गया। उसी को हम फर्स्ट नेबुला कहते हैं। लाप्लास नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी पहली थ्योरी में, नेबुला थ्योरी में, ये बताया कि इस यूनिवर्स और इस पृथ्वी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी गैस पार्टिकल से, गैस जो है उससे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और अब जो हमारे सामने रिसर्च वर्क आए उनमें भी हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अर्थ की जो, अगर अपन बात करें एवोल्यूशन की बात करें या स्टार्स के एवोल्यूशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है ठीक एक नेबुला यानी कि नेहारिका से ही हुआ। नेबुला एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम बेस्ड एक गैस पिंड होता है, गैस का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस होती है। धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ठंडे होने के कारण धीरे धीरे गैस कंप्रेस होती है, और कंप्रेस हो के एक जो है ये सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करता है। उसी सॉलिड स्ट्रक्चर को हम आम भाषा में बोलते हैं स्टार, ठीक। इस स्टार के बनने के दौरान, नेबुला से स्टार बना, इसका लाइफ भी नेबुला पे ही आएगा। और जब ये स्टार तैयार होता है तो इस स्टार में, ठीक, अगर ये मान के चलिए कोई स्टार, तो इस स्टार के अंदर जो कंपोजिशन है या तो हाइड्रोजन का या तो हीलियम का, लेकिन इसका ज्यादातर कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड होता है, ठीक। और जब ये, ठीक, नेबुला से स्टार बनना शुरू होता है तो ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये एक नया प्रकार का कंटेंट यानी कि हीलियम तैयार करने लगते हैं। इसे आम भाषा में फ्यूजन यानी कि संलयन कहा जाता है। फ्यूजन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। जैसे जैसे स्टार जो है उसका मास बढ़ता है
ये एनर्जी का लेवल भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब हाइड्रोजन के जलने की रफ्तार भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी मास के बढ़ने के साथ, क्योंकि जब जलेगा ठीक धीरे से अंदर से शुरू हुआ, धीरे 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 वो पूरा एक समय, जैसे अपन देखा होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बुनियादी भाषा में कि जब आपने देखा होगा कि कोई दिया जलाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि दिए में जब ठीक मटेरियल नहीं बचता ठीक, तो उसकी पूरी की पूरी लौ में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, आग लग जाती है। पूरी दिए की लौ जो है वो एक साथ जलना शुरू है, और अगर आप उसमें तेल डाल दो तो वो बहुत धीमे जलता है। ये हमेशा देखिएगा, दिए में अगर आपने तेल कम किया तो उसकी लौ बढ़ेगी, और तेल भर दिया तो उसकी लौ कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास जलने के लिए मटेरियल। तो ऐसे ही स्टार में होता है कि जब स्टार बनना शुरू होता है तो जब वो जलना शुरू करता है, मतलब हाइड्रोजन जो है उसका फ्यूजन शुरू होता है, संलयन शुरू होता है, तो उसके कारण उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता है, और उसी टेम्परेचर के आधार पर हम ठीक ये पहचानते हैं कि वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन बेस्ड स्टार जो है उसकी लाइफ जो है अभी कितनी, उस लाइफ की स्टडी उसी ठीक जो है। अगर हम बात करें कि हमारा स्टार जो है सन, तो सन भी किसी न किसी एक नेबुला से बना होगा ठीक, मतलब सन का ओरिजिन भी कहीं ना कहीं एक नेबुला ही है, और सन के आसपास जो छोटे छोटे से प्लैनेट्स बने उनका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं कोई नेबुला होगा, यानी कि कोई ना कोई गैस होगा, उसी से ये सब कुछ तैयार हुआ। लेकिन जब ये गैस से तैयार हुआ ठीक, तो उसमें अलग अलग वेट की अपन बात करेंगे। पहले अपन समझते हैं कि फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जलने की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई। जब जलने की रफ्तार बढ़ेगी तो उसका ठीक जो है, अगर अपन बात करें बाहरी कलर जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको रेड जॉइंट यानी कि लाल दानव तारे के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही जलना शुरू होता है, तेज जलता है। अब एक ऐसे समझ लें, ये समझें, अगर अपन यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं उसको, ये सोलर सिस्टम दिया है। इस सोलर सिस्टम में हमारे पास सन भी है, कुछ प्लैनेट्स भी हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कुछ कॉमेट्स भी हैं, कुछ मेट्रोस भी हैं, ये सब कुछ हमारे सोलर सिस्टम। अब ध्यान से ऐसे समझो, इस सोलर सिस्टम में आपने थोड़ा इमेज करो कि हमारे सन के आसपास ही वो पूरे प्लैनेट्स जो है रोटेट हो रहे हैं ठीक, उनका रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, सन के आसपास। जब अगर उस इमेज को देखो ध्यान से, तो जब सन का टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, फैलाव, और फैलाव होगा तो धीरे धीरे एक एक प्लेनेट जो है उसके अंदर समाता जाएगा। जब एक एक प्लेनेट सन के अंदर समाएगा तो सन का मास ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सन के मास के इंक्रीज होने के कारण ठीक, हमने सुबह के ज्योग्राफी के लेक्चर में ये बात करी थी कि एग्जैक्टली मास की एक बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी के लिए। याद होगा F m ठीक अपॉन r², अभी 2-3 लेक्चर पहले हमने चर्चा करी थी उस दिन फिजिक्स में। तो यहाँ भी है कि जब सन का मास या किसी स्टार का मास बढ़ता है तो मास के बढ़ने के कारण उसकी ग्रेविटी ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। जैसे हमारे सन के लिए वो कब होगा, ये स्थिति कब आएगी हमारे सन के लिए, जब इस सन में ये पूरे सोलर प्लैनेट्स के हमारे आठों के आठों प्लैनेट, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, कोई भी हो, तो सब जो है उसके अंदर चले जाएंगे। प्लस एस्ट्रॉइड जो आसपास के पुच्छल तारे, धूमकेतु, वो जो है छोटे छोटे से ठीक, अगर अपन बात करें वो भी चले जाएंगे। जितने सैटेलाइट है, चाहे हम बात करें फोबोस हो, डिवोस हो, चाहे हम बात करें मून, जब ये सब उसके अंदर समाने लगेंगे तो उसका आकार बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ने से उसकी ग्रेविटी भी बढ़ेगी। जब इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, जैसे इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी तो ये क्या ग्रेविटी क्या करेगी, उसके मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी ठीक, और जब ग्रेविटी मास को अपनी तरफ खींचेगी ठीक, तो मास को खींचने के कारण ऐसे सरल तरह से अपन समझ लें कि मान के चलिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी ग्रेविटी बढ़ा दी जाए तो इसमें खींचने के कारण ये हो जाएगा, कंप्रेस होकर कहाँ जाएगा, यहाँ ठीक, यानी आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बढ़ती है तो वो अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचने की ताकत क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ये पेन यहाँ उठाना बड़ा सरल है, लेकिन इसे जुपिटर पे नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जुपिटर का मास इतना ज्यादा है कि ये उसको उठाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी वहां पर ठीक लगाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि जब ग्रेविटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये छोटा होने लगेगा, पहले फैला, फिर धीरे 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 इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इसीलिए इसको डार्क स्टेज कहा जाता है। डार्क स्टेज का मतलब ही होता है बोना ठीक, या बामन, इसको बोना तारा भी कहते हैं ठीक, इसको बोना तारा भी कहते हैं। बोना का मतलब ये आपने देखा होगा, बोना मतलब छोटा ठीक, और जब ये बोना होता है तो ये दो तरह से तारों में बदल जाता है। अगर ये बड़ा है तो ये व्हाइट डार्क कहलाएगा, और छोटा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा। न्यूट्रॉन स्टार की स्थिति में आप ये मान के चलिए, न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटी या मास वैल्यू कितना होता होगा कि इसकी डेंसिटी, अगर आप केवल और केवल ये बॉटल ले लें
इस बॉटल में अगर आप वहां का किसी मटेरियल को भर लें, न्यूट्रॉन स्टार, और एक तरफ आप पृथ्वी को रख दें तो पृथ्वी भी ऊपर आ जाएगी, पृथ्वी से ज्यादा वजनी हो जाएगा, इतना वेट होता है उसका, एक एक अगर अपन बात करें 1-1 ग्राम का। और आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकते, तो आप अपने ही ले लो, आप अपने यहाँ देखो कि जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऐसे भी हमें ज्यादा लगता है। 1 किलो ठीक का बाट देखा होगा, उसमें कितने सारे टमाटर आ जाते हैं, कितनी सारी हल्की सब्जियां आ जाती हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो 1 किलो का वाट है, ठीक, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या है उसका, मिनिमम। तो जब व्हाइट अर्थ की स्थिति आएगी या न्यूट्रॉन स्टार की स्थिति आएगी तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वॉल्यूम मिनिमम होगा, क्योंकि वॉल्यूम में तो फैलाव हो रहा है। जैसे एक सरल सी बात है ना, इस गिलास को अगर भरना तो हम डेंसिटी से भरेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी, हम इसे काहे से भर सकते हैं, वॉल्यूम से। आप कुछ मत कीजिए, अभी यहाँ पर 4 या 5 लीटर पानी जो है उबालना शुरू कर दीजिए, विद इन 30 मिनट से पूरी गिलास जो है वो पानी की भाप से भरा जाएगी, ठीक, इतनी भाप भरा पाएगी उसके अंदर। या अगर हम 50 ग्राम ठीक हवा ले लें तो उस हवा से हम ऐसी ना जाने कितनी बॉटलों को फोड़ सकते हैं भरकर, क्योंकि एक बॉटल में ज्यादा से ज्यादा हवा भराती है तो 5 या 6 ग्राम, ठीक, उससे ज्यादा अगर आप इसको इस बॉटल में अगर 5 या 6 ग्राम से ज्यादा हवा भरोगे तो ये फट जाएगी। तो यहाँ यही है कि जब इसकी स्टेज बढ़ती है तो जब ये बोना होने लगता है तो ये अपने अंदर से लाइट को बाहर नहीं निकलने लगता, और जब लाइट नहीं बाहर निकलता तो ये सफेद सा दिखने लगता है। धीरे धीरे ठीक ये ताकत लगाता है, मतलब इससे बाहर लाइट निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि जब कंप्रेस्ड होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई चीज बाहर निकलने की भी कोशिश करेगी, और तब वो लाइट जो है थोड़ा थोड़ा सा रिज कर बाहर निकलता है, हल्का हल्का। और बिल्कुल जब थोड़ा थोड़ा निकलता है तो जैसे ये देखो यहाँ से लाइट अगर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, दिख रहा है ये चारों बिल्कुल बारीक बारीक सा हल्का हल्का सा जो डॉट्स दिख रहे हैं, इसको आम भाषा में क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग नोवा, नोवा, या हम इसको आम भाषा में ओरा भी बोलते हैं, ठीक। किसी के चारों, हिंदी में बोले तो आभा मंडल, ठीक, किसी के चारों ओर अगर एक आभा मंडल जो लाइट थोड़ी थोड़ी सी बिखर बिखर कर निकल रही हो तो उसको हम आभा मंडल के नाम से जानते हैं। तो जब लाइट थोड़ा निकलती है तो ये बनता है नोवा, और उससे ज्यादा निकलने लगता है तो बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा की स्थिति तक आते आते इसकी ग्रेविटी लगभग इंफिनिटी के लेवल तक पहुंच जाती है। अब ये मतलब एक लेवल ऐसा आएगा कि बस अब जो है इसकी ग्रेविटी इतनी हो जाएगी कि ये लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देगा। जब लाइट नहीं निकलेगी इसके अंदर से तो ये हमें कैसा दिखेगा, ब्लैक। एग्जैक्टली ये कहीं एक होल है जिसमें से लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए नाम पड़ गया ब्लैक होल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ब्लैक एग्जैक्टली कोई कलर होता ही नहीं, ठीक। ब्लैक आपको क्या है कि कोई भी कलर होता नहीं। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्या कारण है, इसमें सब चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हुई, सब चीजें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक। अगर हर कलर किसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाए, हम तक आए ना, तो हम उसको ब्लैक बोलेंगे। तो ब्लैक कुछ कलर तो है ही नहीं, व्हाइट एग्जैक्टली कलर है, क्योंकि उस सातों कलर रिफ्लेक्ट हुए तो ये व्हाइट दिख रहा है। तो यहां पर ये है कि जब लाइट बाहर निकल ही नहीं पा रहा, सपोज ये सुपरनोवा, अभी थोड़ा थोड़ा लाइट फूट रहा था, अब लाइट उसने इतनी ताकत है कि लाइट को उसने खींच लिया तो हमको तो दिखेगा नहीं, हम तो केवल और केवल क्या कर पा रहे हैं, उसको महसूस, हम इमेज बना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उसकी एक इमेज बनाई। आज तक ब्लैक होल ना किसी वैज्ञानिक ने क्लिक किया होगा, ना किसी वैज्ञानिक ने देखा होगा, क्योंकि देखा और क्लिक तो उसे किया जा सकता है जो लाइट हम तक आए। जब आ ही नहीं रही है तो हम तो केवल क्या बना रहे हैं, उसकी एक सोच कि एक इमेज है कि कहीं ना कहीं कोई एक ब्लैक होल की स्थिति पे आना है। तो जब ब्लैक होल की स्थिति पे आता है तो जब लाइट भी उसके अंदर से नहीं निकल पाएगा, मतलब ग्रेविटी इतनी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है अपने आसपास के जितने प्लैनेट्स, जितने स्टार्स हैं, जो भी उसकी रेंज में आ रहे हैं, सबको क्या करने की कोशिश करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। और खींचेगा तो वही जो मैंने कहा कि बैलून में हवा भरने की भी एक ताकत होती है, और खींचने के बाद एक समय तक वो खींच पाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होकर वो क्या बन जाएगा, नेबुला। इसी यानी कि नेबुला से रेड जॉइंट, ठीक, व्हाइट डार्क, ठीक, न्यूट्रॉन या फिर ब्लैक डार्क या नोवा, सुपरनोवा, ब्लैक होल, मतलब तारे का जन्म नेबुला से होता है और उसकी मृत्यु भी किस पे होती है, नेबुला पे होती है। अब सीधी सी बात है, जैसे आपको पता होगा, थोड़ा आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा हो, जब आज कोई पूछता है हाइड्रोजन का मास कितना है, हीलियम का मास कितना है, ठीक, गोल्ड का मास कितना है, हमें मास पता ही नहीं है आपको, ठीक। आपको शायद आश्चर्य होगा कि विज्ञान ने कभी किसी ऑब्जेक्ट का मास आज तक निकाला ही नहीं। हम केवल एक सरल से तर्क पर मास की थ्योरी, क्योंकि हम कैसे मास निकालें हमें पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा पार्ट है। मास निकालने के लिए विज्ञान ने एक बहुत सरल सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जो आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक मिट्टी की गुल्लक दी,
और उस मिट्टी की गुल्लक में कुछ 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के रखे हैं, ठीक। और उन सिक्कों को रखकर उस गुल्लक को यहाँ से नीचे फेंका। अगर मैं पूछूं कि वो उस एसी तक कौन सा सिक्का जाएगा तो क्या जवाब होगा? आपको फिर से बोल रहा हूँ क्या कहा मैंने। एक मिट्टी की गुल्लक ली, उसमें 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के रख दिए, और अगर मैंने गुल्लक को फेंका तो एसी के पास कौन सा सिक्का मिलेगा? जो सबसे हल्का हो। भारी सिक्का कभी दूर नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, ये बेबुनियादी बात है, आप खुद जानते हो। अगर आपने यहाँ पर 100 पत्थर रख रखे हैं और लात मारोगे तो भारी पत्थर दूर नहीं आएगा, ठीक। दूर कहाँ जाएगा? सबसे हल्का पत्थर। किसी भी चीज, कैरम बोर्ड में मारते हो, अगर वहां पर बड़ी छोटी गोट रखोगे, हल्की गोटी निकल कर दूर जाएगी। ये साधारण सा सिद्धांत है, ये सबको पता भी होना चाहिए कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, उसमें अलग अलग चीजें रखी हैं और उसको फोड़ोगे तो सबसे हल्की चीज ही सबसे दूर तक फेंकाती है और सबसे भारी चीज वहीं गिर जाती है, ठीक। तो यहाँ ये एक सरल सी बात है। तो उन्होंने ये सिद्धांत जो बताया था कि हल्की चीज यहीं फेंकाती है, तो रदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल था उसमें यही उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने न्यूट्रॉन को एटम पर मारा तो जो दूर तक चला गया उसको हल्का मान लिया, जो पास तक चला गया उसको भारी मान लिया। वही सिद्धांत यहाँ भी अपनाया उन्होंने ये देखा कि जब नेबुला ब्लास्ट हुआ तो कुछ तो ऐसे होंगे जो भारी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हल्के होंगे। तो भारी और हल्के अलग अलग जगह इकट्ठे हुए होंगे और इसके कारण नेबुला जो था उससे कई सारे क्लाउड जनरेट हुए और उन्हीं क्लाउड से जो हमारा सन और अर्थ बने, वो कैसे बने ये अलग बात है, अभी अपन समझेंगे। पर यहाँ तक ये बात आ गई, ये तो क्लियर होगी बात कि एक नेबुला मिला। एक्चुअली नेबुला क्या है? एक प्रकार का, ठीक। अगर अपन बात करें हाइड्रोजन बेस्ड क्लाउड, ठीक। उससे क्या बना? स्टार। स्टार से फिर क्या बना अपने पास? नेबुला। मतलब स्टार की लाइफ साइकिल नेबुला से शुरू होकर नेबुला पर ही खत्म होना लास्ट। कोई पूछेगा कि सन का लाइफ साइकिल कहाँ जाके खत्म होगा, तो कहोगे नेबुला पर। और सन की लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से हुई है? तो भी नेबुला से शुरू। ये भी अगर अपन देखें तो वही नेबुला से शुरू हुई। ये तो एक बात होगी। इसी तरह से स्टार बने और इन्हीं स्टारों से मिलकर बना यूनिवर्स। आज यूनिवर्स में जो स्टार हैं वो कई सारे ग्रुप्स में, ठीक, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में कितने स्टार हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी को देखें तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स एक बाउल की तरह है, ठीक, जिसमें हर चीज, अगर आप इस बाउल को ध्यान से देखें, अगर इस बाउल में यहाँ सिक्का छोड़ा जाए तो वो धीरे 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 कहाँ जाएगा? नीचे की। आप कभी भी देखिएगा, अगर ऐसा कोई बाउल ले लें और उसमें यहाँ से बॉल रखे तो ऐसे नहीं गिरेगी, वो घूमते 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 नीचे की ओर उतरेगी। ये नेचर होता है कभी भी। जैसे मोटर मौत के कुएं में जो गाड़ी चलाने वाला वो नीचे की ओर उतरता है, एकदम से नीचे नहीं उतर सकता कि ऐसे चलाए गाड़ी, ऐसे ही चलाएगा। तो ये जो बात है स्टीफन हॉकिंग ने कही कि यूनिवर्स नीचे जा रहा है, इसीलिए तो सन घूम रहा है, इसीलिए तो अर्थ रोटेट हो रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। क्यों कर रही है? ये नीचे जा रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं। अब वो कहाँ नीचे है तो कोई भी नहीं आज तक पता लगा पाया, और कितना बड़ा यूनिवर्स है ये भी कोई पता नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में अब तक हम जहां पहुंच पाए वो है 20 करोड़ प्रकाश वर्ष, 20 करोड़, ठीक। अगर अपन बात करें लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर सूर्य का प्रकाश 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 साल में सूर्य का प्रकाश जितना चलेगा वो 1 लाइट ईयर। आप खूब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सनलाइट 1 सेकंड में ही 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो ठीक 1 दिन में कितना चलेगी, ठीक 1 साल में कितना चलेगी, 100 साल में कितना चलेगी, 1000 साल में कितना चलेगी, 20 करोड़ साल में। मैं समझता हूं कि अगर हम पूरी लाइफ बैठकर, ठीक, अभी से शुरू करके गिनते रहे तो भी हम 1 लाख किलोमीटर तक, 1 लाख लाइट ईयर तक ही गिनती कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं वो शुरू में बोलता ना कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, अगर हम आज से गिनना शुरू करें तो जो हमको दिख रहे हैं उनको गिनने में ही 6000 साल लगेंगे। सुनिएगा, पहला डायलॉग यही है कि जो दिख रहे हैं हमको, यानी आसमान में हमारी आंख में, उनको ही गिनने में हमें 6000 साल लगेंगे। बाकी का तो छोड़ दो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और ये यूनिवर्स जिस रूप में है इसमें ग्रुप्स हैं स्टार्स के, और इन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा है। आकाश गंगा इसलिए क्योंकि स्टार जो है एक पूरी की पूरी जैसे नदी होती है उस तरह से हमको दिखते हैं। इन आकाश गंगाओं में, ठीक, अगर अपन बात करें तो 3 तरह की आकाश गंगाएं दिखती हैं। सबसे ज्यादा अगर 80% कंपोजिशन अगर कहीं आकाश गंगा का है तो वो स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब, ठीक, अगर अपन बहुत कॉमन सी बात करें 80% आकाश गंगाओं में तारे कुछ इस तरह से, जैसे ये, ठीक, एक इस तरह के ग्रुप में है,
मतलब अगर आप उसको शेप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा शेप दिखता है उसका, कि इस तरह से वो आकाशगंगा जैसे स्पाइरल करते हैं किसी भी चीज को, वैसी होती है। ठीक, दूसरी अगर अपन बात करें, ठीक, एलिपिकल आकाशगंगाओं में अगर अपन बात करें तो इसमें आकाशगंगाएं कुछ इस तरह की, इस तरह की, जैसे एक अंडा होता है, अंडे को अगर आपने देखा होगा तो अंडा गोल नहीं होता, ठीक, वो दीर्घवृत्तीय होता है। तो उस तरह की जो दूसरी आकाशगंगा है वो कुछ हद तक इस तरह की है। इनका कंपोजिशन लगभग अगर अपन बात करें तो 18% के आसपास मिलता है, और 2% हिस्सा जो है यूनिवर्स का वो ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी रेगुलरिटी नहीं है उसके अंदर, किस तरह से घूमेगा क्या होगा कोई नहीं जानता। ठीक, हम जिस जगह हैं आज यूनिवर्स में, जिस उसमें अगर हम घूम रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, वो स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे या दुग्धी आकाशगंगा के नाम से जानी जाती है, जिस आकाशगंगा में हम, मतलब यूनिवर्स की एक गैलेक्सी जो स्पाइरल है उसी गैलेक्सी में हम हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और पूरी तरीके से मतलब यूनिवर्स के मेन कंपोजिशन में। तो इस तरह से यूनिवर्स बनता है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, रात को आकाश को हम देखते हैं ध्यान से, तो आप अगर ध्यान से देखें तो हिंदू ज्योतिष, ठीक, अगर अपन बात करें तो 27 तरह के तारों के समूह की बात कर रहे हैं, 27 स्टार, ठीक, जिन्हें आम भाषा में हिंदू ज्योतिष में कहा गया है नक्षत्र। 24 नहीं होते नक्षत्र, टोटल कितने होते हैं? 27। ठीक, आप सब में से शायद आपको ना बताओगे आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। ठीक, जैसे मेरा जन्म जो है वो उत्तर फाल्गुनी, हाँ ले लो, उत्तर फाल्गुनी मेरा नक्षत्र है। ठीक, किसी का पूर्व फाल्गुनी है, ठीक, किसी का माघ है, ठीक, किसी का पूस है। ठीक, इस तरह के अगर अपन बात करें तो नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र तो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक, जिनके कारण जो गर्ल्स भी जानती होंगी, एक आध नक्षत्र तो बता सकती हो बहुत प्रसिद्ध है? नहीं, मूल नक्षत्र नहीं, कोई एक नक्षत्र तो है जो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, उसे बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, क्योंकि उसी दिन सोना खरीदा जाता है। कभी भी आपने सुना होगा? ठीक, नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं सुना। ठीक, हर साल पुष्य नक्षत्र पे नहीं होता सोने की खरीदारी करते हैं, भीड़ लगी हुई थी दुकानों पे, तो वो पुष्य नक्षत्र होता है। तो ऐसे नक्षत्रों की टोटल संख्या जो है आज हमारे पास कितनी है? 27। इन नक्षत्रों को हम ध्यान से देखें तो जब हम हमारे आसपास देखते हैं, ठीक, तो इन नक्षत्रों का जो पूरा समूह होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारा मंडल। अगर हम कॉन्स्टलेशन को देखें ध्यान से तो ये कुछ अलग अलग शेप में हमको दिखते हैं। जैसे राष्ट्र में आप देखोगे तो इस तरह से एक योद्धा दिखता है, ठीक, जो किसी को मार रहा होता है। एक जो है, ठीक, हमको लिटिल ग्रिल बियर दिखता है कि एक भालू जो है उसको पकड़कर खींचकर एक भाले से मारा जा रहा है। या सबसे कॉमन आज अगर आप देखोगे तो ग्रेट बियर तो आपने देखा ही होगा, जिसे आप सप्तऋषि बोलते हैं। लिटिल बियर और ग्रेट बियर, और अगर अपन बात करें हाइड्रा, ये तो इतने कॉमन है। हाइड्रा तो इतना कॉमन है, हाइड्रा जो है इस तरह की चेन है पूरी की पूरी, जिसमें 88 स्टार्स है। ठीक, हाइड्रा बोलते हैं उसको। सबसे छोटा नक्षत्र समूह है अब तक जो नक्षत्र समूह मिले उसमें हमें सबसे छोटा नक्षत्र समूह मिला है। तो इनको हम देखते हैं स्टार को, लेकिन ये इतनी दूर है कि हम इन तक पहुंच नहीं सकते, दिख पाते हैं इनको। ठीक, स्टार का लाइट हम तक आ रहा है लेकिन स्टार तक हमारा जाना संभव नहीं है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो यहाँ जो है ये समझ पड़ा कि जो गैलेक्सी में हम हैं वो स्पाइरल है, ठीक, वो मिल्की वे है, उसके अंदर कॉन्स्टलेशन भी है, यानी कि नक्षत्रों का, तारामंडलों का एक समूह है, और उसके अंदर स्टार भी है। करोड़ों स्टार हमारे आसपास है। उन स्टार में से हमारा सबसे निकट या सबसे पास का मित्र तारा जो है वो है हमारा सन। ये सन अपने साथ कुछ आसपास के छोटे छोटे प्लैनेट्स की सहायता से। अब एक प्रश्न आया कि साहब ये प्लैनेट क्या होते हैं? ठीक, सन तक तो समझ गया कि स्टार क्या होता है। तो स्टार में खासियत दिखी। अभी हमने देखा कि इस स्टार में एक खासियत ये थी कि इसके अंदर जो ये प्रोसेस हो रही थी H + H = He, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकल रही थी? एनर्जी। तो इसके पास अपना सेल्फ खुद का क्या है? स्टार के पास अपना खुद का एक लाइट है। लेकिन ये जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह, ये उसी नेबुला से तैयार होते हैं। जैसे मान के चलो मुझे थोड़ी देर के लिए मान लो नेबुला में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर अलग अलग हिस्सों में बटा, कुछ हिस्सा ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, ये सब बन गया। एक हिस्सा मैं था, मैं अलग बन गया सन। कुछ हिस्सों से बन गए ये छोटे छोटे से प्लैनेट यानी कि ग्रह। ठीक, इन प्लैनेट्स की खासियत ये थी कि इसमें हाइड्रोजन नहीं बचा। हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये स्टार में तब्दील नहीं हो पाए। कुछ और छोटे छोटे हिस्से जो दूर चले गए वो छोटे छोटे पत्थरों के पिंड के रूप में बाद में बदल जाएंगे, उनको भी अपन देखेंगे कि क्या हुआ। लेकिन हमने देखा कि जो प्लैनेट बने उन प्लैनेट्स की खासियत ये थी कि उनके पास खुद का लाइट नहीं था, क्योंकि उनके पास तो खुद की हाइड्रोजन ही नहीं थी।
और हाइड्रोजन और लाइट के नहीं होने के कारण ही ठीक वो किसी ना किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट होने लगे जिस ऑब्जेक्ट से उनको एनर्जी मिलती। ठीक, कहीं ना कहीं आप खुद भी जानते हैं कि आप वहीं सर्वाइव करोगे जहां आपको एनर्जी मिले। तो यूनिवर्स का भी ये नेचर है कि यूनिवर्स वहीं सर्वाइव कर सकता है जहां उसको एनर्जी मिले। तो हमारी एनर्जी है सन, तो हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी भी है सन, इसीलिए उसको कहने लगे हम सोलर सिस्टम। सन से ही आया सौर मंडल, सूर्य से ही सौर मंडल वर्ड आया, सोलर सिस्टम। अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जिसको हमारे प्लैनेट के अलावा भी कहीं से एनर्जी मिल जाए, मतलब कि सपोज वो किसी दूसरे स्टार से भी नजदीकियां रखता हो या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर शामिल ना हो पा रहा हो, तो उसको हम सोलर सिस्टम में, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे पास मरकरी से लेकर प्लूटो तक के ग्रह हैं, ठीक, जिसको अपन आम भाषा में बुध से लेकर कहां तक बोलते हैं, यम तक। लेकिन हमने देखा कि जो यम ग्रह था, यानी कि प्लेटो नाम का जो ग्रह था, ठीक, जिसको प्लूटो भी कहा गया है, ठीक, तो इस ग्रह की खासियत ये थी कि इतना दूरी पर था कि हमारे सोलर सिस्टम की मेन फ्रेम में नहीं आया, इसलिए इसको हमने अपने सोलर सिस्टम से क्या कर दिया, हटा दिया। और अंततः आज हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8। इन प्लैनेट्स की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि जब ये बनते हैं तो कोई भी चीज आप बनाओगे, बहुत सरल सी बात है, अगर यहाँ किसी चीज का कंपोजिशन किया जाए तो हम खुद जानते हैं कि अभी जो हमने गुल्लक तोड़ी थी तो सबसे भारी कहाँ जाएगा? बीच में, उससे हल्का थोड़ा बाहर, और सबसे हल्का सबसे बाहर। तो जब ये स्टार बने, सोलर सिस्टम बना, हमारे प्लैनेट्स बने, तो जितने प्लैनेट बने उन सबके बनने के दौरान हैवी मेटल सबसे अंदर चली और हल्की मेटल सबसे बाहर रही। फॉर एग्जांपल अर्थ जैसे बना तो अर्थ में भी सबसे पहले हैवी मेटल्स अंदर गई। आज भी अर्थ का कोर जो है वो निकिल और फेरिक यानी कि लोहा और निकिल जैसी बहुत हैवी मेटल से बना हुआ है, भारी मेटलों से बना हुआ है कोर हमारा। और उसी कोर के कारण हमारे पास एक खास प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है। ये कोर में अगर निफे यानी निकिल या फेरिक, जिसको अपन लोहा बोलते हैं, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लोहे की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना लोहे के मैग्नेट आप तैयार ही नहीं कर सकते। तो अगर ये हमारे पास हमारे कोर में निकिल और फेरिक नहीं होता तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, और ये नहीं होता तो अर्थ भी नहीं होता। अर्थ इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या फायदा है, सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, मतलब इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स, जिनको हम आम भाषा में सोलर विंड्स बोलते हैं। इन सोलर विंड से ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को बचाए हुए, हमारे चारों ओर एक फील्ड है, ये फील्ड इस पृथ्वी को बचाए हुए, और इस फील्ड को आपको देखना हो तो आप खुद देख सकते हो। अभी आप कंपास को लेओगे तो इस तरह से नॉर्थ साउथ पे ही नीडल ऑटोमेटिकली रुक जाता है, ठीक। तो ये नॉर्थ साउथ पे क्यों रुकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ भी किसकी तरह नेचर कर रही होगी, एक ठीक मैग्नेटिक फील्ड की तरह। इसीलिए कोई भी अगर हम ठीक मैप लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की निडल बनाना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। हर जगह कोई भी मैप आप दोगे तो किसी एक जगह पर एक एरो बनाओ जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक, जो शो करता है कि अर्थ की मैग्नेटिक क्या है। अब सरल सी बात है, हमने क्या देखा कि अर्थ का कोर जो है वो किससे बन गया? भारी चीजों से। धीरे धीरे ऊपर हल्की की ओर है, तो थोड़ा सा बाहर निकले हम तो ठीक सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो रेत, जो रेत है वो भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार की सिलिका, सिलिका रेत को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सिलिका और मैग्नीशियम से थोड़ा बाहरी भाग बन गया, और फिर उसके बाद सबसे बाहर अगर हम गए तो एल्युमिनियम जैसी हल्की मेटल से सबसे बाहरी भाग बना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एल्युमिनियम एक इतनी हल्की धातु है कि उसके हल्के होने के कारण ये फ्रेम उससे बनाई जाती है, ठीक, एल्युमिनियम के हल्केपन के कारण। यही फ्रेम अगर आप लोहे से बनाते तो इससे कम से कम 25 गुना ज्यादा वजन आता है, मतलब इस फ्रेम का ज्यादा से ज्यादा वजन होगा तो 2 या 1.5 किलो होगा, लेकिन इतनी बड़ी लोहे की फ्रेम बनती तो उसका वजन होता 20 या 30 किलो। तो ये खासियत होती है, इसीलिए ठीक एरोप्लेन का पूरा कैबिनेट सिस्टम, ठीक, जितना भी कैबिनेट सिस्टम उसका तैयार किया जाता है वो पूरा एल्युमिनियम बेस्ड होता है, पूरा एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की धातु होती है। तो ये सबसे बाहर आ गई। इस तरह अगर अपन बात करें तो जो बाहर का भाग था उसको हम बोलने लगे क्रस्ट, उसके अंदर का भाग था उसको हम बोलने लगे मेंटल, और सबसे अंदर का भाग था वो कहलाने लगा कोर। हालांकि वो क्रस्ट मेंटल कोर है, वो भी अपन समझेंगे कि क्या है, थोड़ी देर के बाद अपन आ रहे हैं इसके ऊपर। ओवरऑल इस तरह से हमारे पास प्लेनेट है, प्लेनेट के अंदरूनी भाग के कारण ही जो भारी भाग था उसी के कारण उन्हें फील्ड मिली, और उन्हीं से उसी से उनकी ग्रेविटी भी तैयार हुई। आज अर्थ के पास अगर ठीक इस तरह की हैवी मेटल्स नहीं होती तो अर्थ के पास खुद की ग्रेविटी भी नहीं होती, और ना ही वो फील्ड होता अर्थ के पास, और फील्ड नहीं होता तो अर्थ एक जीवन योग्य ग्रह भी नहीं होता।
आज अगर अर्थ के ऊपर लाइफ है तो कहीं ना कहीं इसी के कारण। तो इस तरह से हमने प्लैनेट्स बनाए। इन्हीं प्लैनेट्स से थोड़े छोटे प्लैनेट्स तैयार, बहुत छोटे छोटे, लेकिन वो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स तैयार हुए उनका एक दूसरा नेचर हो गया कि ये जो अर्थ थी, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहां देखें, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ इस तरह से सन के चारों ओर घूम रही है, यानी कि इसका रिवॉल्यूशन किसके अगेंस्ट है? सन के। कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लैनेट्स थे जो अर्थ के चारों ओर घूमे, इनडायरेक्टली वो किसके चारों ओर घूम रहे हैं? सन के चारों। भाई अर्थ के चारों ओर घूमेंगे, अर्थ सन के घूम रही है, तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि भाई मैं सपना के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, ठीक, और सपना जो है अगर ठीक नैना के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली मैं भी किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं? नैना के। तो डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये सन है, ये अर्थ है, और मुझे मून मान। तो रिवॉल्यूशन अर्थ किसका कर रहा है? सन का। तो जो प्लेनेट डायरेक्ट जो है सन का रिवॉल्यूशन करता है, सन के अगेंस्ट जो घूमता है, उसको हम प्लेनेट बोलते हैं। किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमने वाले को प्लेनेट, भाई प्लेनेट के चारों ओर घूम रहा है तो फिर प्लेनेट कैसे नाम दे दोगे? ठीक, भाई उससे छोटा तो करना पड़ेगा, तो हम उसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे हमारा कौन है? मून। ठीक, या मार्स का अगर हम बात करें तो कौन है? फोबोस, डीबोस। ठीक, तो इस तरह से अगर अपन बात करें तो हर प्लेनेट के अपने सैटेलाइट हो सकते हैं, और ये सैटेलाइट तो तभी होंगे ठीक जब ठीक वो सूर्य से दूरी होगी। अब एक सरल सी बात है, मान के चलो ठीक ये सन, अब मान के चलो मैं मरकरी हूं यहाँ, ठीक, यानी कि बुध थोड़ी देर के लिए, और ये वीनस थोड़ी देर के लिए मान के चलो शुक्र। ठीक, तो अब हम तो ये सूर्य के बहुत पास घूम रहे हैं, तो सूर्य तो इतना ताकतवर है, इसकी ग्रेविटी इतनी कि हमको क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस इससे इतना है सन से कि हमको नहीं खींच पा रहा। लेकिन अगर मान के चलो ऐसे समझो मैं, अब मेरे चारों ओर अगर कोई चीज घूम रही होगी तो मेरा डिस्टेंस तो ये हो गया, लेकिन इस सैटेलाइट का डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया, तो ये सैटेलाइट तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। इसीलिए ठीक सन के पास के दोनों प्लेनेट, यानी कि अगर अपन बात करें मरकरी और वीनस के पास खुद के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इमेज करोगे दूर बढ़ते हो, चाहे जुपिटर ले लो चाहे सैटर्न ले लो, सैटेलाइट की संख्या क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही एक सरल सा सिद्धांत है कि हमारे पास तीन चीजें आ गई, और ये किससे बनी? मेनली उस नेबुला से। मतलब नेबुला से ही हमें स्टार मिला सन, नेबुला से ही हमें प्लेनेट मिला अर्थ, नेबुला से ही हमें नेचुरल सैटेलाइट मिला मून। यहाँ तक ये बात होगी। अब जब वो ब्लास्ट हुआ नेबुला का, तो कुछ पार्टिकल तो इतनी दूर चले गए, ठीक, बहुत दूरी पर ये जाकर इकट्ठे हो गए। तो जब वो कुछ पार्टिकल बहुत दूरी पर इकट्ठे हुए तो उन्हीं से निकलकर आई तीन चीजें, जिनको हम आम भाषा में एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक, कॉमेट्स यानी कि पुच्छल तारे, एस्ट्रॉइड समझ गए। एस्ट्रॉइड एग्जैक्टली बहुत सरल सी बात करें तो इस बॉटल के आकार से कुछ किलोमीटर आकार की चट्टानें होती हैं, ठीक, कुछ किलोमीटर आकार की, मतलब उसका साइज ये भी हो सकता है इस बॉटल के बराबर। मतलब कि आम एस्ट्रॉइड का जो वेट होता है वो लगभग 70 ग्राम होता है, तो ये इतना ही आएगा, इसके अंदर से ज्यादा नहीं आएगा। तो एक बॉटल से लेकर कुछ किलोमीटर लंबे या बड़े भी एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं? एग्जैक्टली प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि ज्यादातर एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है वो हमको आम अगर हम बात करें तो या तो जुपिटर या तो मार्स के ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। मतलब अर्थ के साथ ज्यादा एस्ट्रॉइड हमको देखने को नहीं मिलते, इसीलिए। नहीं तो अगर ज्यादा होते तो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर गिरते ही रहते। हालांकि एस्ट्रॉइड जो है अर्थ के ऊपर गिरते भी हैं, ठीक, कुछ गिरते भी हैं, कई पुराने जमाने में गिरे भी होंगे, और उन्हें नहीं कहते हैं कि कहीं शायद जो है एक कॉमेट है और या एस्ट्रॉइड, कोई निश्चित नहीं कर पाया, उसने ही इस पृथ्वी के ऊपर हैलोसेन एज की शुरुआत करी, ठीक, यानी कि शीत युग, जिसको आप आइस एज बोलते हैं, क्योंकि जब वो गिरा होगा तो गिरने के कारण जो है एक गैस क्लाउड बना होगा। ठीक, ऐसे समझो ना, अभी खेत में बहुत सारी मिट्टी है गर्मी में, अब जाकर आप पूरी ताकत से उसके ऊपर कूदते हो तो मिट्टी क्या होती है? उड़ती है। जब कोई मिट्टी की जगह कुछ किलोमीटर का एक पिंड जो है पृथ्वी पर गिरा होगा तो ये मिट्टी उठी होगी, और ये मिट्टी उड़ते रही होगी कई महीनों तक, जिसके कारण सनलाइट अर्थ पर नहीं आ पाया होगा। आप खुद जानते हो, एक दिन अगर सनलाइट अर्थ पर नहीं आए तो टेम्परेचर की क्या हालत होगी। खुद देखो कि जब दिसंबर में हमसे थोड़ा सा दूर होता है सन, तो लाइट हमको नहीं मिल पाती, तो हमारी क्या स्थिति होती है। तो इस तरह से ये बात निकल कर आई कि ये ठीक क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं,
कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, ठीक, जो कंकड़, पत्थर, पानी, इन चीजों से मिलकर बनते हैं और लंबी, यानी कि अगर अपन बात करें इस तरह की कक्षाओं में, जैसे ये सन, तो ये इस तरह से घूमेगा सन के चारों, उसका रेवोल्यूशन क्या था, इस तरह का। इसमें खास चीज ये दिख रही कि जो वो यहां है तो सन के सबसे पास है और यहां है तो सन के सबसे दूर है। तो जब भी कोई कॉमेट, ठीक, अगर अपन बात करें सन के पास आता है, ठीक, सन से दूर चला गया यहाँ, तो उसका पानी बर्फ में बदल जाता है। पीछे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पूरा के पूरा पानी जो है, उसका पानी, गैस जो है, सब क्या ठंडे हो गए। लेकिन जैसे ही सन के पास आया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और वो पानी और क्या होने लगा, पीछे की ओर बहने लगा। ऐसे समझ लें कि अगर आपने एक बर्फ ली बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप तेजी से गाड़ी चलाएं तो उसकी धार क्या होंगी, पीछे की ओर तेजी से बहेंगी। तो ये कॉमेट जो है उससे पीछे की ओर इस तरह से पूंछ दिखना शुरू हो जाती है, जो कि काल्पनिक, एग्जैक्टली वर्चुअल होती है, ओरिजिनल पूंछ नहीं होती। क्योंकि पूंछ क्यों बन रही है, क्योंकि जब वो कहाँ आ रहा है, सन के पास, ठीक। जैसे अगर अपन बात करें हमारे सबसे पास का कॉमेट जो है उसका नाम है हेली। हेली का पुछल तारा जो है वो पृथ्वी के पास से गुजरता है, ठीक, हर 76 ईयर में जो है वो हमारे पास से होता है। 1986 में गुजरा था, उसके बाद अब गुजरा। तो आप अपनी उम्र में देख लोगे, मतलब जीवित रहते हुए आप देख लोगे, ये ध्यान रखिएगा, अच्छी डाइट रही, अच्छे से खाया पिया, नूडल्स, ठीक, मैकडोनल्ड कम गए, इम्यूनिटी अच्छी बनी रही, तो देख लोगे। नहीं तो फिर तो अगला जो होता है उसको अपन आम भाषा में बोलते हैं मैटॉप, ठीक। समझे, ये छोटे छोटे से पिंड होते हैं, कुछ आकार जो होता है कुछ मीटर जनरली होता है, कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। इनकी खासियत ये होती है कि ये, ठीक, हमारे, ठीक, अर्थ के आसपास में घूमते हैं। समझ, सपोज मान के चलो ये छोटा सा पिंड है, ये आ गया। अब अर्थ की ग्रेविटी है 36,000 किलोमीटर, ठीक। यहां तक अर्थ की मेन ग्रेविटी होती है 35,786 अप्रॉक्स 36। अब जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में आया, ठीक, हाँ, अर्थ की ग्रेविटी में आया, हम जानते हैं कि अर्थ का जो कंपोजिशन है उसमें कई सारी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक, जिसमें अगर हम बात करें ट्रोपोस्फीयर भी है, स्ट्रेटोस्फीयर भी है, मेसोस्फीयर भी है, थर्मोस्फीयर भी है, एक्सोस्फीयर। मेन लेयर कौन कौन सी होगी, ट्रोपो हो गई, स्ट्रेटो हो गई, ठीक, मेसो हो गई, थर्मो हो गई और एक्सो, इतनी लेयर होती है, ठीक। आयनोस्फीयर मतलब अलग लेयर नहीं है, दो लेयर होती है। जैसे अपन स्ट्रेटो में जाते हैं ना, मैं पढ़ाऊंगा कल, स्ट्रेटो में जाते हैं तो उसमें आपको मिलेगी आम भाषा में ओजोन, और जब हम थर्मो में जाते हैं तापमंडल में, तो उसमें मिलेगी आपको आयनोस्फीयर, वो अंदर की लेयर है। तो जैसे ही सरल सी बातें मान के चलो, ऐसे समझो, अगर यहां से आपको 3000 किलोमीटर की स्पीड से कोई लेके जाए तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, हवा के कारण, घर्षण में आपके हाथ पैर के कपड़े फट जाएंगे, आग लग जाएगी, ये होगा। तो जब इस तरह के ये पिंड छोटे छोटे अर्थ की ग्रेविटी में आते हैं, तो जैसे अर्थ की ग्रेविटी में आते तो हवा के फ्रिक्शन के कारण ये क्या होना शुरू हो जाता है, जलना। और इन जलते हुए ऑब्जेक्टों को हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, जबकि कहते हैं ना ये भगवान फलाना फलाना हो जाए, ठीक। तो जो फलाना फलाना हो जाए आप लोग सोचते रहते हो, एक्चुअली किसके लिए सोचते हो, ये जिसके लिए, ये बेचारा तारा नहीं है, ये तो एक पत्थर का छोटा सा पिंड है, ठीक, बहुत बड़ा है, बैड लकी बहुत बड़ा है, तो अर्थ के ऊपर गिर भी जाएगा। भाई ग्रेविटी ने उसको खींचा, जलाया, ठीक, लेकिन वो जल ही नहीं पाया पूरा, तो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर आकर गिर जाएगा। अर्थ का तो नेचर है, जैसे आपको याद होगा कि ग्रेविटी के, जब अर्थ की ग्रेविटी में कोई चीज आती है तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि टेम्परेचर हो जाता है लगभग 29,000 डिग्री सेल्सियस का। जैसे आपको याद होगा कि जब कल्पना चावला आ रही थी तो वो जिस शटल प्रोग्राम में थी उसकी कुछ टाइल्स जो है टूट कर गिर गए थे जाते ही से, ठीक। शटल जो होता है इस तरह की प्लेन होती है, इस तरह के प्लेन होते हैं शटल, ठीक। शटल का मतलब ही होता है बार बार आना, इसलिए शटल कॉक वर्ड है, ठीक, ऊपर जाना फिर आना, ऊपर जाना फिर आना। तो ये, ठीक, नासा के स्पेस स्टेशन पे जाते थे काम के, वहां रहते थे। जैसे आज तक नासा स्पेस स्टेशन पे रहने वाली, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। तो जब ये गया तो इसके कुछ बाहर के टाइल्स जो है वो टूटकर गिर गए। अब जब ये वापस आया तो फ्रिक्शन के कारण उन टाइल्सों की जगह से टेम्परेचर इतना रिलीज हो गया कि पूरा के पूरा आग के हवाले हो गए और उसी में पूरा के पूरा जो क्रू था वो मर गया। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो हमारे अर्थ के पास एस्ट्रॉइड भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, ये सब जो है अर्थ के आसपास यानी कि घूमते हैं। और इस तरह से हम एक यूनिवर्स के अंदर शामिल होते हैं कि हमारा यूनिवर्स इस तरह से हमारे आसपास घूम रहा है या यूनिवर्स हमारे आसपास है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसमें कोई डाउट है? ठीक है।